मेरा पति जब भी मेरे पास आता तो मेरी नंद को मिर्गी का दौड़ा पड़ने लग जाता। यह बड़ी अजीब सी इत्तेफाक थी। मैं हैरान थी कि नंद को पता कैसे चलता है। अब मुझे शक होने लगा था। मैं एक दिन अचानक नंद के कमरे में गई और उस कमरे से बाहर निकाल दी। मेरी इस हरकत पर मेरी नंद बहुत घबरा गई और धड़ाधड़ दरवाजा पीटने लगी, ऐसे जैसे कमरे के अंदर उसने कोई खजाना छुपा रखा है और मैं उस खजाने को चोरी कर लूंगी। मैं नंद की एक न सुनी और कमरे की तलाशी लेने लगी, यह सोचकर कि शायद कोई सिरा मेरे हाथ लग जाएगी। नंद के इस रवैये से तो मैंने हैरान रह गई थी, लेकिन कमरे में तो मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने का हुलिया देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने अपने भविष्य के सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए। आज मैं गौतम की दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई थी, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर होकर रह गए। जब गौतम मेरा घूंघट उठाने के बाद अपनी मोहब्बत भरी बातें मेरे को सुनाने लगा तो मेरे कानों में अजीब सी मोहब्बत के रस घुल रहे थे कि अचानक कमरे के दरवाजा से अजीब सा शोर होने लगा था। गौतम के साथ में मैं भी बहुत परेशान हो गई। गौतम मुझे कमरे में बिल्कुल अकेला छोड़कर बाहर आंगन की तरफ भागे। मैं मारे शर्म के बाहर नहीं निकल पाई थी। एक तो मैं नई नवेली दुल्हन से, दूसरा यहाँ किसी को नहीं जानती थी सिवाय अपनी सास के। गौतम को भी आज ही मैंने अपने सामने देखा था, वरना उनकी तस्वीर ही देखी थी। मैं वहाँ बैठकर गौतम का इंतजार करने लगी, लेकिन पता चला कि मेरी नंद को मिर्गी का दौरा पड़ा है और गौतम उसे अस्पताल लेकर गए थे। मैं गौतम का इंतजार करते करते सो गई। सुबह हुई और जब मैं सोकर उठी तो गौतम आए और सारी रात अस्पताल में बिता दिए और फिर घर आए तो उन्हें नींद आ गई। मैंने गौतम से कल वाले किस्से के बारे में पूछा तो वह टाल गए। कहने लगे, अंकिता मेरी 35 साल की बहन की तबीयत ठीक नहीं रहती और उसे दौरे पड़ते रहते हैं। गौतम ने कहा कि मुझे अंकिता का सुनकर दुख हुआ। फिर अगले दिन गौतम नौकरी के तलाश में दूसरे शहर चले गए। वहाँ उनको अभी घर नहीं मिला था, इसलिए मुझे मजबूरन ससुराल में ही छोड़कर चले गए। कुछ महीने बाद मैंने घर के काम करने भी शुरू कर दिया। अरे भाभी, आप क्यों काम करती हैं? मैं कर लूंगी आपके हिस्से का काम भी। मुझे अभी किचन में बर्तन धोते हुए मेरी अंकिता नंद ने देखा तो बोली। अंकिता मुझसे 9 साल बड़ी थी। मैंने कहा, दीदी आप काम करेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो बीमार हैं। मैंने अपनी नंद से कहा तो उसे गुस्सा आ गया। दीदी किसको कहा तुमने? मैं क्या दीदी लगती हूँ? तुम मुझे क्या जताना चाह रही हो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? अंकिता बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। मैं परेशान हो गई। मेरी उम्र सिर्फ अभी 18 साल थी और अंकिता की 35 साल। मेरी उसकी उम्र में फर्क तो बहुत था, इसीलिए मैंने उसको दीदी कहा तो वह गलत समझ गई। आप नाराज मत होइए, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आपको बुरा लगा तो सॉरी, मैं आइंदा आपको दीदी नहीं कहूंगी। मैंने बात संभालते हुए कहा, अच्छा आज से हम दोनों दोस्त हैं। वह एकदम खुश हो गई। फिर अंकिता मेरी दोस्त बन गई। मेरे सामने ऐसी हरकतें करती जैसे वह छोटी सी बच्ची हो। मुझे समझ आ गई कि अंकिता की उम्र तो ज्यादा थी, लेकिन उसका दिमाग अभी बचपन में ही था। बचपन से आगे नहीं बढ़ सका। उसके दिमाग की ग्रोथ नहीं हो रही थी। शायद उसके पीछे क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। शायद यह उसकी बीमारी थी। फिर हफ्ते के आखिरी दिन में गौतम आ गए। इतवार की छुट्टी पर मैं उन्हें देखकर खिल उठी। मैं खूब तैयार हो गई और घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। गौतम ने बताया कि वह सिर्फ एक रात के लिए आए हैं। आज हफ्ता था और कल इतवार की शाम को गौतम को वापस जाना था। गौतम शाम से लेकर रात खाने तक आंगन में अपनी माँ के साथ बैठे रहे। चाय भी वहीं पी थी और फिर रात का खाना सब मिलकर खाए। मैंने खाना खाने के बाद कमरे में आ गई। गौतम का इंतजार करने लगी। गौतम खाने के बाद कुछ देर के लिए वो बाहर टहलने चले गए। आधे घंटे बाद वापस आए और मेरे कमरे में आए। मैंने उन्हें देखकर शर्म से नजरें झुका ली। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे।
मेरे हुस्न की तारीफ करने लगे और अपनी हफ्ते की बेचैनी का इजहार भी किया। जानती हो माधुरी, जब मैं तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। गौतम ने मेरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनाते हुए कहा, जो मेरे लिए गौतम लाए थे। आज मैं बहुत खुश हुई। हम बातें कर रहे थे कि फिर से बाहर से वैसे ही शोर आने लगा। इस बार गौतम के पीछे मैं भी बाहर को भागी, क्योंकि अब मेरी इज्जत खत्म हो गई थी। घर वालों के साथ हफ्ता गुजरने के बाद मैंने देखा कि सब अंकिता के कमरे के आजू बाजू में जमा हो गए हैं। वह अंदर घुसी तो अंकिता बेहोश पड़ी थी नीचे फर्श में। गौतम ने उसे उठाया और फौरन डॉक्टर के पास ले गए। मैं अंकिता के लिए परेशान भी थी और गौतम को इस तरह मेरे पास से जाने में बहुत उदास हो गई थी। मैं फिर से अंकिता के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उस एक हफ्ते में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी बाकी जेठानी और देवरानी के मुकाबले में मेरा हर काम में हाथ बटाती थी। इस बार गौतम सुबह से पहले वापस आ गए थे, लेकिन अंकिता के सिरहाने ही बैठे रहे। फिर सुबह ही पूजा आरती करके सो गए। मैं उदास हो गई थी कि गौतम दोपहर में जागे और फिर बोले कि अब मेरी ड्यूटी जाने का वक्त आ गया है, उन्हें जाना है। यह कहकर वह फिर से दूसरे शहर चले गए। यानी फिर से एक हफ्ते मुझे गौतम के बगैर रहना था। यह सोचकर मुझे रोना आ रहा था। फिर सारा हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। उस सारे हफ्ते मैं नंद के द्वारा कोई काम नहीं करी। अब मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरी सास का रवैया अंकिता के साथ ऐसा था जैसे अंकिता उनकी सगी बेटी नहीं हो। जब से मैं इस घर में आई थी, मैंने अपनी सास और अंकिता को बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब अंकिता बेहोश होती तो सास उसके पास तक नहीं जाती। मेरी देवरानी और जेठानी भी अंकिता से बात नहीं करती थी। अंकिता सिर्फ मेरे साथ ही अच्छी थी और घर में किसी से भी बात नहीं करती थी। सिर्फ गौतम उसके लिए फिक्रमंद होते थे। अगले हफ्ते गौतम फिर से आ गए और वही हुआ जो पहले हुआ था। जैसे ही गौतम ने कमरा बंद किया, अंकिता बेहोश हो गई। अब तो मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि अंकिता जानबूझकर ऐसा करती है, मगर क्यों? अब मुझे उस क्यों का जवाब खोजना था। मैंने एक आइडिया सोची। गौतम अगली सुबह चले गए तो मैंने उनके जाने की खबर किसी को नहीं दी। घर वालों से कह दिया कि गौतम सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मैंने देखा कि अंकिता किसी गहरी सोच में चली गई। फिर शाम तक अंकिता उदास बैठी रही। बार बार मेरे कमरे के सामने बहाने बहाने से चक्कर लगाने लगी। भाभी गौतम जाग गए? अंकिता ने पूछा तो मुझे अजीब सा लगा। उसने कभी गौतम को गौतम भाई नहीं बोला था, उन्हें सिर्फ गौतम कहती थी। पहले मैंने सोचा कि उसे कह दूं कि गौतम को भाई कहा करो, खाली नाम लेना बुरा लगता है। फिर मुझे याद आया कि मैंने जब उसे दीदी कहा था तो वह कैसे रोने लग गई थी, इसीलिए मैं कुछ ना बोली। जैसे ही रात हुई तो मैंने नौकरानी को अपने कपड़े पहना दिए और खुद गौतम के कपड़े पहन लिए और कमरे को कुंडी लगा दी। सब घर वाले सोने चले गए। मैंने नौकरानी को थोड़े पैसे ज्यादा दे दिए थे इस ड्रामे के लिए। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है, मगर कहां से? मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे की, जो कि अंकिता के कमरे की दीवार से मिली हुई थी, वहाँ कोई पेंटिंग लगी हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि उस पेंटिंग में हरकत हुई। मुझे समझ नहीं आई, ऐसा लगा कि वहाँ कोई छिपकली थी। शायद मेरी दिमाग में गलतफहमी हो गया था और मैं फौरन अंकिता के कमरे की तरफ भागी। मैंने अंकिता को हाथ से खींचकर कमरे से बाहर निकाला। उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। अंकिता बुरी तरीके से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन मैंने अंकिता की एक न सुनी। कमरे में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ उसे पेंटिंग के पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा था जो मेरे कमरे के दीवार में लगी हुई। मैंने पेंटिंग की पीछे का हिस्सा थोड़ा सा खिसकाया तो मुझे वहाँ से मेरा कमरा दिखाई देने लगा। मेरे गुस्से से बुरा हाल हो गया। मुझे और गौतम को
छुप कर यहाँ से देखती थी। मैंने दरवाजा खोल दिया और अंकिता को एक जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने भाई और भाभी के कमरे में इस तरह चोरी छुपे झांकते हुए। मैंने गुस्से से कहा, भाभी मेरी बात सुनो प्लीज, 1 मिनट। अंकिता ने मुझे अपने कमरे के अंदर किया और कुंडी लगा दी। मैं अभी गौतम को फोन करके सब बताती हूँ। मैंने फौरन गौतम का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। अंकिता ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। तुम पहले मेरी बात सुन लो, गौतम से कुछ मत कहना, नहीं तो मुझे घर से निकाल देंगे। अंकिता रोने लगी। अच्छा है, तुम्हें घर से निकाल देंगे तो तुम इसी लायक हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैंने गुस्से में कहा। मेरा दिमाग फटने को आ रहा था। कोई बहन ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है भला? मैं भी जाकर तुम्हारी माँ को सब बताती हूँ। मैं कहती हुई कमरे से बाहर निकल आई। अंकिता मेरे पीछे पीछे आकर मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा गुस्से में बुरा हाल था। मैं अपने सास को उनकी बेटी की असलियत बताना चाहती थी। मैंने सास के कमरे का दरवाजा खोला तो वह रात के सोने की तैयारी में थी। मम्मी, आप जानती हैं आपकी बेटी ने कितनी गिरी हुई हरकत की है, मैंने कमरे के अंदर घुसते हुए सास से कहा। क्या किया उसने? मेरी सास ने अंकिता की तरफ देखते हुए कहा। अंकिता ने सर झुका लिया। मम्मी, यह आपने बाथरूम से मेरे और गौतम के कमरे में झांकी है, और यह जो गौतम के आते ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लग जाता है, ये भी सारी इसकी साजिश है। अब मैं समझ गई हूँ, ये हमारी शादी से जलती है, क्योंकि उसकी अपनी शादी नहीं हुई। जो लड़कियां माँ बाप के घर बैठे बैठे अपने बाल सफेद करती हैं, वह ऐसे ही बदतमीज हो जाती हैं। मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए सास से कहा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब सास ने इस बात पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया और बोली, सो जाओ तुम दोनों, बहुत रात हो गई है। सास ने आराम से कहा तो मेरे सास की बात सुनकर मेरा और पारा हाई हो गया। आपकी अपनी बेटी की तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है ना? आप उससे कुछ नहीं कह रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि यह आपकी बेटी है। जब यह बात मैंने अपनी सास से कही तो मेरी सास कहने लगी, यह मेरी बेटी नहीं है। मैं इस बात को सुनकर बड़ी हैरान होने लगी। अंकिता चली गई थी अपने कमरे में, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। फिर मेरी सास ने कहा, दरवाजा बंद कर दो और बत्ती बुझा दो, मुझे नींद आ रही है, और फिर रजाई ओढ़कर सो गई थी। मैंने बत्ती बुझा दी और गुस्से से दरवाजा जोर से बजाते हुए अंदर से बाहर आ गई। फिर मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी, जो मेरी सास ने कहा था कि वह मेरी बेटी नहीं है, मैं बार बार इस शब्द को सोचे जा रही थी। अगर अंकिता मेरी सास की बेटी नहीं है तो फिर है कौन? मैंने दिल में सोचा कि क्या उनकी सौतेली बेटी है। मैं अपने कमरे में आकर अपने आप ही सवाल किए जा रही थी। मैं सोच सोच कर पागल होने लगी थी। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर सुबह सब ठीक था। मैंने रात वाले किस्से के बारे में मैंने किसी से कोई बात नहीं की। सोचती रही सारी बातों को, फिर गौतम के आगे रखूंगी। गौतम, आपको अंकिता की शादी कर देनी चाहिए। अब आखिर उसके भी जज्बात होंगे। ऐसे लड़कियां जिनकी शादी वक्त पर नहीं हो पाती, वह दिमागी मरीज बन जाती हैं और वह इसी तरीके की हरकत करने लग जाती हैं। आप कोई अच्छा सा लड़का देखकर फौरन अंकिता की शादी कर दो, मैंने गौतम से कहा तो उन्होंने हैरत से मुझे देखा। फिर बोले, आज कह दिया, आइंदा यह बात मत कहना। गौतम कहकर मेरे कमरे से बाहर चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लग रहा था कि मैं गौतम की नजरों से गिर गई हूँ। ऐसी बातें करके गौतम को सब सच बता दूंगी, वरना वह मुझे गलत ही समझते रहेंगे। मैं दिमाग पर अपने जोर डालने लगी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं दिमागी मरीज हो जाऊंगी। अब इस घर का माहौल मेरी समझ से बाहर था। इस मर्तबा अंकिता ने कोई तमाशा नहीं किया था। गौतम के आने पर तो थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर मुझे गौतम की बात परेशान कर रही थी कि उन्होंने अंकिता की शादी की बात पर ऐसा गुस्से से क्यों कहा था। आखिर क्यों? फिर से अंकिता से थोड़ी हमदर्दी थी। मैं समझ सकती थी कि वक्त पर शादी न होने की वजह से एक लड़की की कैसी हालत हो जाती है। मैंने अपनी सास से इस मामले में बात करने की ठान ली थी। मम्मी जी, आपको अब अंकिता की शादी की सोचना चाहिए।
मैंने सास से कहा तो उन्होंने अजीब नजरों से मुझे देखा। अब यह मुमकिन नहीं है। मेरी सास ने बड़ी लंबी सांस लेकर मुझसे कहा और फिर अपनी माला जपने में लग गई। अब मुझे अपने सास पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मेरी सास ने ऐसा क्यों कहा था कि मुमकिन नहीं है? क्या अब नहीं देख रहे हैं कि शादी न होने की वजह से आपकी बेटी दिमागी मरीज बन गई है? मैंने कहा, वो मेरी बेटी नहीं है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था। सास ने आराम से कहा, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि वह आपकी बेटी है। मैंने कहा, और मेरी बेटी जैसी है। मैंने बचपन से उसे पाला है। मेरी सास के इस शब्द ने मुझे हैरान कर दिया। मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मेरी सास ने कहा। मैं कमरे में वापस आ गई। अगले हफ्ते गौतम ने कहा कि उन्हें घर मिल गया है और वह मुझे साथ लेने आए हैं। यह सुनकर मैं खुश हो गई, लेकिन मेरी यह खुशी उस वक्त परेशानी में बदल गई जब गौतम ने अंकिता से कहा कि अपना सामान बांध लो, हमारे साथ चलोगी। अंकिता ने एक नजर मुझे देखा और अपने कमरे में चली गई और सामान पैक करने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अंकिता के साथ नहीं ले जा सकते, मेरा चैन सुकून छीन लेगी। मैंने गौतम से बड़ी गुस्से में कहा था। गौतम ने मेरी एक न सुनी और अंकिता को भी साथ ले आया। खैर, मैंने सब्र करने में समझदारी दिखाई, लेकिन फिर से अंकिता ने यहाँ आकर बीमारी के ड्रामे शुरू कर दिए थे। कभी बुखार चढ़ा लेती तो कभी डिप्रेशन में आ जाती। मैं उसकी बीमारी से बहुत तंग आ गई थी। एक दिन अंकिता को बुखार आया हुआ तो सारी रात गौतम उसके सिरहाने बैठे रहे। मैं रात में बार बार उठकर देख रही थी, लेकिन गौतम उसके पास सिरहाने से उठने को तैयार नहीं थे। गौतम, आप जानते हैं कि अंकिता आपकी सगी बहन नहीं है। आपकी माँ ने उसे सिर्फ पाला है। क्या यह सिर्फ आपके ही जिम्मेदारी है? आपके और भी तो भाई बहन हैं। आप इसको वहीं पर छोड़ आते। मैंने अपने पति गौतम से साफ साफ कह दिया था। उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, मैं सब जानता हूँ, और फिर ऑफिस चले गए। मेरा सिर चकराने लगा। जब गौतम जानते हैं कि अंकिता उनकी सगी बहन नहीं है तो सारी रात उसके सिरहाने क्यों बैठे रहते हैं? मैंने फैसला कर लिया था कि अंकिता को अपने घर से अब चलता करूंगी। मैंने कमरे में झांकने वाली बात गौतम को बताने का फैसला कर लिया था। पहले नहीं बताया क्योंकि मैं समझती थी कि अंकिता गौतम की सगी बहन है, कहीं उनको बुरा न लग जाए। लेकिन अब यह अंकिता मेरे गले की हड्डी बनती जा रही थी, जो न निगली जा रही थी और न ही फेंकी जा रही थी। शाम को गौतम ऑफिस से घर आए तो मैंने उस रात वाला सारा किस्सा उनसे कह दिया। वह गुस्से से आकर खड़े हुए और अंकिता के पास गए। मैं खुश हो गई कि अब मेरी अंकिता से जान छूट जाएगी। अंकिता, क्या माधुरी ये सब बात सच कह रही है? क्या तुमने हमारे कमरे में झांकी हो? गौतम गुस्से से पागल हो रहे। अंकिता कुछ न बोली, बस सर झुकाकर गौतम की बातें सुनती गई। लेकिन मेरा काम तो फिर भी नहीं हुआ। गौतम ने उसे घर से नहीं निकाला। फिर कुछ दिन बाद फिर से अंकिता की तबीयत खराब होने लगी। पहले मुझे लगा कि वह नाटक कर रही है, लेकिन जब उसने उल्टियां की तो मैं समझ गई कि वाकई उसको निमोनिया हुआ था। गौतम घर पर नहीं थे और अंकिता की हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने गौतम को फोन किया, ऑफिस में थे। उन्हें अंकिता की हालत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैं अंकिता को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने एक ऐसे राज बताया कि मेरे तो सर ही चकरा कर रह गया था। मेरे ऊपर तो जैसे आसमान गिर गया हो। मैं अंकिता को लेकर घर पहुंच गई। गौतम आ चुके थे। मैंने आते ही गौतम को सारी बात बताई। क्या आपको पता है, आप जिस अंकिता का इतना ख्याल रखते हैं, उसने तो आपको इज्जत तक का प्यार नहीं किया और न जाने कहां अपना मुंह काला करके आई है। मैंने गौतम से कहा तो उन्होंने मुझे न समझाने वाला अंदाज में एक थप्पड़ जड़ दिया। माँ बनने वाली है, यह आपकी चहेती कुंवारी माँ बन जाएगी। मैंने गुस्से से कहा तो गौतम को जैसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वह खड़े हो गए और अंकिता के करीब आ गए। मुझे लगा कि वह गुस्से से
पागल हो जाएंगे और अंकिता को थप्पड़ मारेंगे। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब गौतम ने खुशी से अंकिता को गले लगाकर मुबारकबाद दी। मेरी आंखें फटी के फटी रह गई, दोनों को देखने लगी। यह सब क्या हो रहा था, मैं सोचकर पागल हुए जा रही थी। गौतम और अंकिता खुशी से रोने लगे। आप रो क्यों रहे हैं? गुस्सा करने के बजाय आप मुबारकबाद दे रहे हैं। उसने आपकी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, ना जाने किसका बच्चा है। मैंने गुस्से में कहा तो गौतम बोले, यह मेरा बच्चा है और अंकिता मेरी पत्नी है। गौतम की इस बात पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल मैंने चक्कर आकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और मुझे ड्रिप लगी हुई थी। गौतम मेरे सिरहाने बैठे थे। मैंने मुंह दूसरी तरफ से कर लिया। मैं सब बताता हूँ तुमको माधुरी, गौतम ने कहा। अपनी बात शुरू की। अंकिता मेरी पापा की दोस्त की बेटी है। अंकिता को जन्म देते ही उसकी माँ मर गई थी। फिर उसके पापा ने उसकी परवरिश की थी। फिर मेरे पापा के वह बहुत जिगरी दोस्त थे। मैं उनके घर आता जाता था। मेरी अंकिता से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन यह बात मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने चुपके से अंकिता से कोर्ट मैरिज कर लिया था। फिर अंकिता के पिता भी मर चुके थे। अब उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर मैं उसे घर लेकर आ गया। मेरी मम्मी इसीलिए अंकिता से बहुत नाराज रहती थी। मेरी मम्मी की अंकिता की तरफ से नाराजगी तो और बढ़ गई जब वह 5 साल शादी के बाद भी कोई औलाद नहीं दे पाई थी। मेरी मम्मी हमेशा उसको बांझ कहती थी। फिर तंग आकर मेरी मम्मी ने ही मेरी शादी तुमसे करवा दी थी ताकि मेरी कोई औलाद हो जाए। लेकिन और उसको औलाद न होने की वजह से मेरी पत्नी के दौरे पड़ने लगे। वह अपने दिमाग पर बहुत प्रेशर डाल दी थी। मैं एक बार उसकी वजह से वो बहुत बीमार रहने लगी थी। ऊपर से फिर तुम्हारी शादी उसको बहुत सताने लगी थी। मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए तुमसे शादी कर लिया था। मैंने अपना और अंकिता की शादी तुमसे छुपा लिया था। जब भगवान ने हम पर अपनी कृपा कर दी है, अब हमारे घर खुशियों से भर दी है। मैं गौतम की बातें सुनकर जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मैं क्या कर रही थी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझको ऐसे धोखे में रखा और मुझसे धोखे में शादी की थी। मेरी अंकिता से कोई जाति दुश्मनी तो नहीं थी, पर मेरे पति से मुझे बहुत शिकायत थी कि उन्होंने मुझे धोखे से शादी किया था। पर अंकिता ने उनको कसम दी थी कि मैं यह बात तुमसे कभी न बताऊं, क्योंकि अंकिता भी चाहती थी कि हमारी कोई औलाद हो जाए। जब मैं बेहोश हो गई तो उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। फिर डॉक्टर ने चेक किया तो मैं भी उस वक्त माँ बनने वाली थी और हमारे घर में एक नहीं दो खुशियां आने वाली थी। फिर मैंने अपने पति को और अपने सौतन को भी माफ कर दिया था। अंकिता इतनी बुरी नहीं थी, वह एक बहुत अच्छे इंसान थे और अब हमारे घर में खुशियों की बारिश हो रही थी। यह तो थी मेरी इमोशनल कहानी। आप लोगों को कैसी लगी